इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वायु अधिनियम, एयर एक्ट और वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण और वायु अधिनियम एक ही है, ये समझ लो। और ध्वनि प्रदूषण भी इसी में मिल गया है, उसको नीचे पढ़ेंगे, क्लियर करते हैं हर एक छोटे से छोटी बात। और ये एयर एक्ट जो है 1981 में बना था, कानूनी पहलू जब से ही है। और वायु प्रदूषण के विज्ञान दोनों को बहुत डिटेल में और सरल भाषा में ये समझाया गया है, समझ लो। पार्ट एक, वायु अधिनियम जो है 1981 में द एयर एक्ट के नाम से निकला था। जैसे पानी को बचाने के लिए 1974 में कानून आया था, वैसे ही हवा को साफ रखने के लिए ये कानून द्वारा कानून बना था। और इसका जो नाम है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1986। प्रेरणा मिली थी 1972 में स्टॉकहोम में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उसी के फैसलों को लागू करने के लिए भारत ने ये कानून बनाया था 1981। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो हुआ था 1987 में हुआ था। जब यह कानून 1981 में बना तब इसमें सिर्फ हवा की बात थी। 1987 में इसमें बदलाव किया गया और ध्वनि प्रदूषण का मतलब है डीजे वगैरह बजाना, बहुत आवाज़ में शोर करना, या फिर बहुत ज़्यादा शोर वाली फैक्ट्रियों को नियंत्रण में रखना। उनकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। और उस वायु प्रदूषण को भी, वो ध्वनि प्रदूषण को भी वायु प्रदूषण का हिस्सा मान लिया गया। कब से? 1987 से। यानी शोर मचाना भी अब एयर एक्ट के तहत अपराध है। इसके लिए कौन सा बोर्ड है? ये एक बहुत ही खास बात है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कोई अलग से नया बोर्ड नहीं बनाया गया है। जो वाटर एक्ट है उसी के तहत बने थे, और उन्हीं की यह जिम्मेदारी दी गई कि आप ही हवा की सफाई का भी ध्यान रखेंगे। कानून की ताकत यह है कि प्रदूषण नियंत्रण जो क्षेत्र है, जो एरियाज हैं, राज्य सरकार किसी भी इलाके को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है, और ये कभी भी कर सकती है बिना किसी इजाज़त के। और कोई भी फैक्ट्री नहीं चल सकेगी, इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त की बात करें तो कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले बोर्ड से कंसेंट टू एस्टैब्लिश, मतलब स्थापना की करने से पहले अनुमति लेनी होगी कि यहाँ हम फैक्ट्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। फैक्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड फैक्ट्री है। और सैंपल लेना, अधिकारी किसी भी चिमनी की और चिमनी से निकलने वाले किसी भी उत्सर्जन की, कोई भी गंदगी की, कोई भी पानी का, कोई भी धुएँ का सैंपल ले सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या है? तो हवा में जो ठोस, द्रव या गैस के कण इतनी मात्रा में मिल जाते हैं कि वो इंसानों को, पौधों को, जानवरों को नुकसान पहुँचाने लगे, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ये पैराग्राफ है, एक फ़ोटो में जो सब कुछ दिख रहा है, उनसे आप लोग समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण कैसे-कैसे फैलता है। और इन्हीं से ही ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। जैसे कि ट्रैफिक पॉल्यूशन है, फॉरेस्ट फायर है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल हैं, बहुत आवाज़ करते हैं, पावर प्लांट्स हैं, पानी का भी नुकसान होता है पावर प्लांट से, और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, बर्निंग फायर प्लेसेज हैं, और हेल्थ इफ़ेक्ट इनकी वजह से आई इरिटेशंस हैं, रनी नोज़ है, और लंग्स की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, ये आती रहती है। अब प्रदूषकों के प्रकार पढ़ लेते हैं। ये भी यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में और सेकंड में भी जब कभी आ ही जाता है। जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट, मतलब प्राथमिक प्रदूषक, जो कि सीधे निकलते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे कि गाड़ी या फैक्ट्री से सीधे निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और धूल के कण हैं। ये सीधे निकलते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक बोलते हैं। और ये प्राथमिक हवा में मिल करके, या फिर पानी के साथ मिल करके, या फिर धूप के साथ मिल करके एक तीसरा बन जाते हैं, उनको द्वितीयक प्रदूषण बोलते हैं। ये सीधे नहीं निकलते। जब प्राथमिक प्रदूषण हवा में एक दूसरे या सूरज की रोशनी से रिएक्शन करते हैं, तब ये बनते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए ओज़ोन, ज़मीन पे पाई जाने वाली ओज़ोन बहुत खतरनाक होती है हमारे लिए। जब ये ज़मीन के पास होती है तब ये खतरनाक है। ऊपर जब होती है समताप मंडल में, तो ये अच्छी है हमारे लिए। स्मोक की बात करें, स्मोक भी द्वितीयक प्रदूषण है। एसिड रेन, ये सब कुछ जो है वो द्वितीयक प्रदूषण है। पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, PM 2.5 और PM 10 की, तो ये क्या है? ये देखो, खबरों में अक्सर हमने सुना हुआ रहता है, और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये हवा में मौजूद बहुत छोटे कण होते हैं। PM 10 बड़े कण हैं, और इनका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है। और ये धूल, परागकण मतलब पोलन, जो किसी भी फूल वगैरह से निकल सकते हैं, ये हमारी नाक के बालों में फँस करके रुक जाते हैं, और कभी-कभी नहीं रुकते, अंदर चले जाते हैं, तो छींक वगैरह आ जाती है, इन्हीं की वजह से आती है। एंड PM 2.5 जो है, ये बहुत खतरनाक होते हैं। सबसे खतरनाक यही होते हैं जो सीधे लंग्स में जाते हैं, खून में जाते हैं, और हमें बीमार करते हैं। खून को गंदा कर देते हैं, और हमें हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। इनका व्यास जो रहता है 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम रहता है। तुलना, इंसान का एक बाल लगभग 50 से 70 माइक्रोमीटर होता है, और ये एक बाल के अंदर में 30 से 40 फिट हो जाते हैं। अगर टोटल बात करें तो 30 कण फिट हो जाते हैं उसमें, एक बाल में। एक बाल की एक छोटी-सी जगह पे एक साथ। ये है
इतने छोटे होते हैं PM 2.5, और ये नाक के, मुँह के, आँख के किसी भी तरीके से हमारे अंदर चले जाते हैं और ये सीधे खून में मिल जाते हैं। नुकसान की बात करें तो ये इतने छोटे होते हैं कि साँस के ज़रिए सीधे फेफड़ों में और वहाँ से खून ब्लड में मिल जाते हैं। अब यहाँ जो पोस्टर दिखाई दे रहा है उसमें देख सकते हैं कि बाल का एक व्यास दिखाया गया है, जो ह्यूमन हेयर है, एंड पार्टिकुलेट मैटर्स को भी दिखाया गया है, PM 2.5 को। यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन हेयर की जो मोटाई है 50 से 70 माइक्रोन की दे रखी है, और इसमें एक छोटी-सी में, ये पूरी लंबाई में नहीं, चौड़ाई में ये अबाउट 30 एक टाइम के लिए आ सकते हैं इसमें। ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, इतने छोटे होते हैं, जिनका हमें भी पता नहीं चलता है, ये हमें भी दिखाई नहीं देते हैं हमारी आँखों की वजह से। हमारी आँख नहीं देख पाती है इनको। भारत में मापन की अगर बात करें तो AQI, हाँ, अगर इनको देखना चाहते हो PM 2.5 को, तो इनको देखने के लिए रात में या दिन में एक टॉर्च को जला सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस टॉर्च की रोशनी में जब कभी ये बहुत सारे कण हमें दिखाई देते हैं, वो 2.5 की ही कैटेगरी में आते हैं, और वो हर जगह, हर साफ जगह पे भी हो सकते हैं, और वो बहुत सारे हो सकते हैं। भारत में मापन की जो विधि है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो सरकार ने 2014 में निकाली थी, और एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के सिद्धांत पे ये काम करती है, और इसी की वजह से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, लॉन्च किया था। कब किया था इसका ध्यान रख लेना, 2024 में AQI लॉन्च किया था, जिसकी वजह से वायु की गुणवत्ता को हम अभी जाँच पाते हैं। और इसमें जो है AQI को नापने के लिए हम 8 प्रदूषकों को चेक करते हैं कि AQI मतलब हवा में ये 8 कण हैं, और कितने हैं ये कण। जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही प्रदूषित हवा होती है, उतनी ही खतरनाक होती है हमारे लिए साँस लेने के लिए, और सबसे खतरनाक दिल्ली का माना जाता है, क्योंकि ये सारी संख्या वहाँ के दिल्ली के हवा में बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं PM10 की। PM 2.5 है 2 नंबर पे, तीसरे पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, चौथे पे सल्फर डाइऑक्साइड, 5वें पे कार्बन मोनोऑक्साइड, 6वें पे ओज़ोन O3 बोलते हैं इसको, 7वें पे अमोनिया, और 8वें पे लेड या सीसा। इनको एक बार याद कर लेना, जिससे कि कभी दिक्कत ना आए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो धुएँ से या जलने वाली चीज़ों से, फोसिल से, एंड किसी भी तेल से, तेल के जलाने पे, रबड़ के जलाने पे निकलती है, या किसी पत्ती वगैरह को जलाने पे निकलती है, और चिमनी है, और हाथ सेकने वाली जो भट्टी होती है, जो हम घर पे जलाते हैं, उनमें से ये निकलती है। शामिल नहीं है क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को तो बढ़ाती है, लेकिन सीधा जहर के रूप में हमें नुकसान नहीं देती है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभाव की, इफ़ेक्ट की, इम्पैक्ट की। तो स्वास्थ्य पे इनका बहुत बेकार इफ़ेक्ट पड़ता है, सांस की बीमारियाँ इनसे बढ़ती हैं, फेफड़ों की बीमारियाँ बढ़ती हैं, फेफड़ों का कैंसर इनकी वजह से बढ़ता है, हार्ट अटैक बढ़ जाता है। कभी-कभी खून में ज़्यादा मात्रा में PM 2.5 पहुँच जाते हैं, तो हमारा जो खून है वो साफ़ नहीं रहता, गंदगी युक्त हो जाता है, और शरीर को लकवा तक मार जाता है इनकी वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसे दम घोंटू गैस कहते हैं। ये खून में ऑक्सीजन की जगह खुद जुड़ जाती है, जिससे मौत तक हो सकती है। कई लोग बेहोश हो जाते हैं इससे। इसीलिए किसी कमरे में धुआँ करके नहीं सोना चाहिए, या गेट नहीं बंद करना चाहिए। अब पर्यावरण पे अगर इसके असर की बात करें, तो एसिड रेन जो है, जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिलते हैं, तो ये तेज़ाबी बारिश करते हैं, जिसको कि हम अम्ल वर्षा कहते हैं, जो कि कई बार हमने किसी पाठ वगैरह में पढ़ा है। और ताजमहल का जो पीला पड़ना है, इसी का उदाहरण है, क्योंकि ताजमहल की जो सफ़ेद संगमरमर है, उसके ऊपर जो पीले दाग बढ़ते हुए जा रहे हैं, वो अम्ल वर्षा की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो आज पानी पड़ रहा है, वो एक अम्ल जैसा पानी है। और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो ग्रीन हाउस गैसें धरती का तापमान बढ़ा रही हैं, जो कि मार्च के महीने में अभी रिकॉर्ड तोड़ने वाले टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। पार्ट 4 की बात करें, तो सरकार के प्रयास, तो सरकार सच बताएँ तो ना के बराबर प्रयासें कर रही हैं। दिखावे के लिए बहुत सारे प्रयास करती हैं। वास्तव में इनकी कोई भी रियलिटी नहीं है, किसी भी पर्यावरण को रोकने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए। सिर्फ़ कानूनी और किताबी भाषा के लिए, रटने के लिए, याद करने के लिए इन्होंने संस्थाएँ बना रखी हैं, संगठन बना रखे हैं। चलो इनकी याद देख लेते हैं। NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मतलब पूरे राष्ट्र की हवा को साफ करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, 2019 में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य था भारत के 131 शहरों में प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना। अब BS6 क्या है? भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 6 का नाम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BS6 बोलते हैं। अप्रैल 2020 से भारत में सिर्फ BS6 गाड़ियाँ बिक रही हैं, जो बहुत कम प्रदूषण फैलाती हैं, खासकर सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है? सल्फर कम फैलाती हैं और नाइट्रोजन कम फैलाती हैं, उन गाड़ियों को BS6 की कैटेगरी में रखा गया है। अब सफ़र एक ऐप है या सिस्टम है, जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में वायु की गुणवत्ता की भविष्यवाणी करता रहता है। सफ़र ऐप, ये सिस्टम जो हो सकता है गाड़ियों में हो, या हो सकता है किसी को नॉलेज हो सकता है ना हो। अब एयर एक्ट 1981 ने हमें कानून दिया है बस, लेकिन असली चुनौती PM 2.5 भी है, और गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ भी है,
जिसको कैसे रोका जाए इस पे अभी बस प्रोग्राम चल रहे हैं। चूँकि हम प्रदूषण और कानून की बात कर रहे हैं, क्या चलो ठीक है, इतना ही बहुत है।